एनीवन? आवाज आ रही है या नहीं, प्लीज चैट में लिख दें। ऑल्सो हैंड रेज कर लें अपने अपने, जिन जिन के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, बाय द वे, आप में से जिनको नहीं पता, आपके नीचे जो जूम का पैनल आ रहा होता है, वहां पर रिएक्शंस का एक बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रेज हैंड का बटन मिल जाएगा, तो वो दबा दें जिसको क्वेश्चन पूछना है। बाकी जिन्होंने नहीं पूछना क्वेश्चन वॉइस पे, वो लिख लें, चैट के अंदर लिख दें, मैं देख लेता हूँ। असद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन ये अस्सलाम। था कि यूके में मैं होलसेल कर रहा हूँ, तो ये कैसे एग्जैक्टली पता चल सकता है कि जो ब्रांड का बार कोड है वो अमेजोन एक्सेप्ट कर लेगा या मुझे एफएनएस की यू चाहिए चाहिए हर दफा। ब्रांड का बार कोड अमेजोन एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं? अच्छा, दो तीन तरीके से इस बात को समझी जा सकती है। फर्स्ट, जो ब्रांड आपको जो भी बारकोड देता है ना, वो यूजुअली अमेजोन के पास एक्सेप्ट होता है, ठीक है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती। आपको उसके ऊपर अमेजोन का बारकोड उस वक्त रिक्वायर्ड होता है यूजुअली जब आप बंडलिंग कर रहे हो, जब आप पैक्स बना रहे हो, उस वक्त फिर हर हाल में अमेजोन का बारकोड चाहिए होता है। एक सिनारियो तो ये होता है। दूसरा, अगर आपने हर हाल में मेक श्योर करना है कि अमेजोन का बारकोड नहीं चलाना, आपने मर्चेंट का बारकोड ही चलाना है, तो अमेजोन की सेटिंग्स में जाएंगे, एफबीए के ऑप्शंस में जाएंगे, वहां पे ऑप्शन दिया होता है बारकोड सेलेक्ट करने का कि प्रेफर्ड आप चाह, फिर वो ओवरऑल सेटिंग ही हो जाएगी, फिर वो कभी भी अमेजोन का बारकोड नहीं यूज करेगा, हर हाल में मर्चेंट का बारकोड ही जाएगा। बट अगर आप उसको यूज करेंगे तो कोमिंगल्ड इन्वेंट्री का एक तरीका ऑन हो जाता है, आपको उसका पता है? नहीं 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 पता उसके बारे में। अच्छा, कोमिंगल इन्वेंट्री ये होती है कि अमेजोन, जैसे इमेजिन करें आप इस वक्त के आपके सामने ना कोई एक वेयर हाउस है, आप वेयर हाउस के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, तो वहां पर रैक्स लगे हुए होते हैं बहुत सारे। तो हम अगर किसी वेयर हाउस में अपनी कोई इन्वेंट्री रखवाते हैं तो वो रैक्स के अंदर जाके रख देते हैं। अब अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है कि आप अगर एफबीए कर रहे होते हैं इन्वेंट्री और अमेजोन के बारकोड से कर रहे होंगे, तो क्या करेगा कि एक लेट्स से क्यूबिक मीटर के हिसाब से उसने एक जगह बन असाइन कर दी कि ये असद की जगह है। अब असद का जितना भी सामान आएगा ना, जो भी वो एफबीए करता जाएगा, वो उसी क्यूबिक मीटर के अंदर ना रखता हुआ चला जाएगा, ठीक, क्योंकि वो सेलर को सॉर्ट ऑफ एक जगह साइन कर दी। अच्छा, अब वो लोग जो कि मर्चेंट बारकोड से सेंड करते हैं, उसके लिए फिर अमेजोन ऐसे नहीं करता। उसके लिए क्या करता है, फिर वो प्रोडक्ट के हिसाब से, यानी अगर आप एरियल के लेट्स से वो 1 किलो वाले पाउचेस भेज रहे हो और सर्फ एक्सेल के 1 किलो वाले पाउचेस भेज रहे हो, ठीक है, तो वो दोनों की अलग अलग जगह जो है ना डिफाइन कर देगा, क्योंकि सिर्फ आप नहीं भेज रहे होगे और लोग भी भेज रहे होंगे उसमें से। तो वो एरियल की एक जगह बनी हुई होगी, सारी इन्वेंट्री आपकी भी वहीं आ जाएगी, किसी और ने भेजी है उसकी भी वहीं आ जाएगी। अब इसमें फायदा ये होता है कि ऑब्वियसली आपको प्रैप नहीं करवाना, आपने सिर्फ एक शिपिंग लेवल लगाना, भेज देना, तो आपके पैसे बचते हैं इसमें। नुकसान इसमें ये होता है कि सबकी इन्वेंट्री चूंकि एक जगह रखी हुई है, तो अमेजोन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता जब किसी का ऑर्डर आएगा ना कि इसमें से कितनी यूनिट्स आपके हैं, आपने कौन से वाले स्पेसिफिकली भेजे हैं, ये वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि सबका बारकोड सेम होगा। तो फिर क्या होगा कि अगर लेट्स से एक इन्वेंट्री में आपका ऑर्डर आ गया, तो कभी आपका यूनिट चले जाएगा, कभी किसी और की इन्वेंट्री से उठ के उसका यूनिट चले जाएगा, और अगर किसी और ने उसको सही तरीके से पैक नहीं किया हुआ, तो उसका स्ट्रेट अप नुकसान आपको ऐसे हो सकता है कि भाई जैसे कस्टमर का रिटर्न आ गया, उसने सेलर के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन कर दी, तो वो स्ट्रेट अप आपके अकाउंट में जाएगी। और रिटर्न यूनिट अगर आया वो डैमेज्ड हुआ और आपने उसको रिमूव नहीं किया, तो फिर वही एक डैमेज यूनिट घूमता रह जाएगा सबके पास और सबकी इन्वेंट्री खराब कर देगा। तो ये इस किस्म के मसले मसाइल आते हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चर बारकोड को अवॉइड करते हैं कोमिंगल इन्वेंट्री में। ठीक है, यानी कि बेटर ऑप्शन यही है कि मैं एफएनएस के यू करवाऊँ उसके। एफएनएस की करवा लें, अच्छा ऑप्शन है। कभी कभी अगर आपकी मजबूरी हो जाए, आप जो है ना प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके जो है ना रिव्यू के अंदर चेक कर लो
जिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में मर्चेंट बारकोड पे साइन करना चाहते हो ना, उसके अंदर रिव्यूज पढ़ के देखो कि कहीं इसके अगेंस्ट में रिटर्न तो नहीं आ रहे हो। अगर रिटर्न आ रहे हैं तो रीजन क्या दे रहे हैं। अगर रिटर्न के हवाले से कोई खास मसले मसाइल उधर दिख नहीं रहे तो फिर मर्चेंट बारकोड यूज कर सकते हो, वरना अवॉइड करो, अमेजोन यूज करो। ठीक है, रिटर्न तो इसके हैं, मतलब कि 4.2 रेटिंग है, और काफी ज्यादा, यानी कि कह लें कि यूनिट जो है ना ब्रेक होने के रिटर्न वगैरह आते हैं, मेरे भी आ जाते हैं एक दो, तो तो रिटर्न फिर वाला फिर इशू तो है। फिर को मिंगल में मत भेजना फिर। ठीक है, ठीक, ठीक है ठीक है, सर। चलो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, उमर हुसैन अवान। जी उमर बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही उमर। हेलो। आवाज आ रही आवाज आ रही है जी तराज भाई? जी 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 जी, अब आ रही है, बताइए। अच्छा, अगर हम एक प्रोडक्ट जो है वो उसको ऑलरेडी सेल कर रहे हो थ्रू हम्म एलएलसी, हम्म और अगर हमारा जो एड्रेस है, मतलब हम इंडिविजुअल अकाउंट से जो है उसको मतलब एक 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 हम एलएलसी से उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और एक हम वही प्रोडक्ट जो है इंडिविजुअल अकाउंट से भी अगर हम सोर्स कर लेते हैं उसी ब्रांड से, हम्म तो उसमें कोई उसका एड्रेस इंडिविजुअल पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर अकाउंट बना होगा, और अगर एलएलसी जो हमें इनवॉइस जो वो क्या पर्सनल नाम के ऊपर हमें दे, उसके लिए उस पे एड्रेस जो है पाकिस्तान का दे दे अगर, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे सिनारियो क्लियर नहीं हो पा रहा। अच्छा, मुझे अब अच्छा, मैं आपको एक समझा रहा हूँ, मुझे क्लियर करें कि जो मुझे समझ में आया वो सही है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास एक इंडिविजुअल अमेजोन अकाउंट है और एक आपके पास एलएलसी बेस्ड अकाउंट है, दो अकाउंट है अमेजोन के। आपने दोनों से सेम सप्लायर को अप्रोच किया और सप्लायर ने दोनों का अकाउंट दे दिया, क्या ऐसा है? ऐसा है। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं कि जो एलएलसी, आप वो जो जिस सप्लायर से अकाउंट लिया है, जब वो एलएलसी को इनवॉइस इशू करेगी तो ऑब्वियसली वो एलएलसी के नाम पे होगी। ठीक है, इंडिविजुअल को जब वो इशू करेगा तो ऑब्वियसली उसे पाकिस्तान वही एड्रेस आपने देना होगा जो एड्रेस आपके अमेजोन के अकाउंट पे मेंशन है। अमेजोन के अकाउंट आपने पाकिस्तान से बनाया था तो फिर वही जाएगा, क्योंकि कल को अमेजोन ने इनवॉइस मांग ली तो वो मैच करता है आपके जो अमेजोन के ऊपर जो एड्रेस डला हुआ होता है लीगल एंटिटी के अंदर, जो भी लिखा होगा उसी के अगेंस्ट इनवॉइस होगी। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो ऐसा ही है। अच्छा, अब हम्म अगली चीज जो है कि अब उसको हमने अमेजोन पे सेल भी कर दिया है, ठीक है, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम्म जैसे पीएल अकाउंट्स जो पाकिस्तान के डिटेल पे बने हुए हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब इसके जो बाकी जो मामला हैं, यानी वो किस तरह से फिर जो उसकी टैक्सेशन, वहां पे हमें रीसेल सर्टिफिकेट वगैरह का क्या करना होगा फिर, क्योंकि वो रीसेल सर्टिफिकेट सोर्स तो आपको मिल ही यूएस नहीं से भी। सकता। नहीं, रीसेल सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, सेल्स टैक्स परमिट भी नहीं मिलेगा। नहीं, ठीक सेल्स है, टैक्स तो परमिट तो आप ले सकते, लेकिन रीसेल सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। ठीक है, और बल्कि एक मिनट, आप सेल्स टैक्स परमिट भी नहीं ले सकते, रीसेल सर्टिफिकेट भी नहीं ले सकते। जहां तक बात है एग्जाम्पशन, टैक्स एग्जाम्पशन बेसिकली आपको नहीं मिलेगी, हर हाल में टैक्स देना पड़ेगा। सेल्स टैक्स देना पड़ेगा बेसिकली, और वो हाँ, रिकवर भी तो परचेज फिर हम करते कर हैं, लेंगे ना। नहीं कर सकते ना। हाँ, मतलब हमने परचेज करते हुए दिया, और बाद हम्म। में जब सेल किया तो उस वक्त भी तो, क्योंकि हमने एग्जम्पशन नहीं ली हुई, तो फिर तो हम वो चार्ज भी तो कर रहे हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो नहीं, आप बायर चार्ज ही नहीं के। करते ना, आप समझे इस पॉइंट को, समझे। सेल्स टैक्स कलेक्ट सिर्फ और सिर्फ वही बंदा करता है जो सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हुआ हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि मैं कराची में मैं रहता हूँ, समझ ठीक गया। है। हाँ, समझ में आ गई बात। अच्छा अच्छा, आ गई, लेकिन इसका मतलब है मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपनी प्राइस, क्योंकि अल्टीमेटली एंड यूजर को तो प्राइस से कंसर्न है ना, मैं अपनी प्राइस उतनी बढ़ा सकता हूँ प्राइस कितनी बढ़ा सकता हूँ? नहीं ना, तो जितनी ऐसा जि, जितने, यानी एक एक बंदा जो मेरा कंपेटिटर जो है वो जो के सेल्स टैक्स जो है खुद तो कलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अमेजोन क्योंकि बायर से कलेक्ट कर रहा है, तो बायर जब एंड नहीं प्राइस करेगा ना जो बाहर है से कलेक्ट। अमेजोन अमेजोन बाहर से तो कलेक्ट करेगा ही नहीं। जब आपने आपके अगेंस्ट में टैक्स कलेक्शन बनती नहीं है तो अमेजोन कलेक्ट भी नहीं करेगा।
दूसरा पॉइंट, ऐसा नहीं है अमेजोन खुद ही कलेक्ट करना शुरू कर देता है, उसको बहुत दर्द होता है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। हम अमेजोन का जब अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो हम खुद अमेजोन को बताते हैं इस स्टेट से आपने टैक्स कलेक्ट करना है। जब तक हम नहीं बताएंगे अमेजोन कलेक्ट भी नहीं करेगा। जब मैं सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं बता भी नहीं सकता उसको कि कलेक्ट करो। तो अमेजोन कलेक्ट ही नहीं कर रहा होगा आपकी सेल्स के अगेंस्ट में। अच्छा, जिस केस के अंदर जो है जब सेल रीसेल सर्टिफिकेट भी होता है और उस केस के अंदर जब अमेजोन को बता भी देते हैं कलेक्ट करो, उस केस में तो जब यानी जो प्राइस हमें नजर आ रही होती है एज अ सेलर, बायर को जब वो प्राइस उसके नजर ऊपर, आती है और जब उसके हाँ जब ऊपर वो होती है ऐड टू बायर कार्ट में। करता है, बिल्कुल हाँ, जब जब वो ऐड जब टू, नजर आता है। ठीक है ना, तो अब उसने हम्म ऐड टू कार्ट किया और उसको उस वक्त जो प्राइस बढ़ के आ गई, तो यानी मैं हम्म। जब इसको इंडिविजुअल डिटेल से जब मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ फर्क ये होगा कि शायद वो पहले ही मेरी प्राइस बायर को जो है वो ज्यादा नजर आ जाएगी ऐसा बजाय नहीं इसके है, ऐड टू कार्ट। ऐसा नहीं है। आपकी जो प्राइस मतलब मैं प्रोडक्ट कह की रहा है हूँ वो कि उतनी रहेगी। वो सेल्स उतनी टैक्स बस रहेगी आपकी सिर्फ सेल के अगेंस्ट में चार्ज नहीं होगा। एक जितनी आपका प्रॉफिट है वो उतना ही रहेगा, आपकी सेलिंग प्राइस वही रहेगी जो करंट बाइबॉक्स की प्राइस चल रही है, दैट्स इट। मतलब ये सिर्फ यह कि मेरी प्राइस वही रहेगी, मेरी प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स ऐड टू कार्ट करेगा तो ऐड नहीं होगा उसको बायर जी को। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, सही है। अगर इसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी बन रही हो तो फिर तो मेरे ख्याल से हम जो है इसके अंदर जा सकते हैं यहाँ की इंडिविजुअल डिटेल के ऊपर बने हुए अकाउंट के साथ, जी जी, आप जा सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ स्टेट्स हैं देखें जहां पे वो टैक्स वैसे ही सेल्स टैक्स है ही नहीं है। उन स्टेट्स को हम्म। यानी हम सेटिंग्स के अंदर जाके तो हम सिर्फ सेल ही उन स्टेट्स में कर सकते हैं जहां पे सेल्स टैक्स है ही नहीं या बहुत ही कम है, जी माइनर जी, सा दो बिल्कुल तीन परसेंट बिल्कुल वाले स्टेट्स में। बिल्कुल, ये पॉसिबल है, ऑप्शन होता है अमेजोन में, आपने कहाँ सेल ठीक करना है, कहाँ नहीं करना। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो है यूके में आ जाते हैं। अब यूके के अंदर जिस प्रोडक्ट को हमने यानी होलसेल की बात कर रहा हूँ, होलसेल के अंदर जो ब्रांड है वो उसकी स्टैट्स तो यूके में बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो ब्रांड हम्म। है बाहर का, यूरोप से बाहर का ब्रांड है, सही। चाइनीज ब्रांड ही है। अच्छा, ठीक अब है। उसको हम अगर उसको पीएल की तरह से ऑब्वियसली उसको जो हमें चाइना से वो शिपमेंट करेगा और यूके में हमें हम्म। रिसीव करनी पड़ेगी। अब ठीक है। यूके के अंदर एक मल्टीपल अकाउंट्स हमारे पास नॉन वैट रजिस्टर्ड भी हैं। तो अब कौन सा बेनिफिशियल रहेगा हमें कि अगर हम नॉन वैट रजिस्टर्ड अकाउंट से जो अप्रूवल हमारे पास है ऑलरेडी क्योंकि हम उसी ब्रांड को नॉन चाइना से वेट, सेल, नॉन वेट ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जिस वक्त हम जो है अच्छा लेकिन सिर्फ ईओआरआई और को, सिर्फ देखिए, नॉन वेट बेहतर रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस सप्लायर के केस में। अगर उस अकाउंट के ऊपर और लोकल सप्लायर से भी डीलिंग हो रही है, फिर वेट पे होना बेहतर होगा। उसकी वजह क्या ये है कि क्योंकि ये जब चाइना से प्रोडक्ट आएगी तो हमें यूके जब वो बॉर्डर क्रॉस करेगी तो उस वक्त हमें सिर्फ कस्टम देना होगा, वैट नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली इनबाउंड ऐसा ही वैट। है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, और जिस वक्त सेल करेंगे उस वक्त भी नहीं पड़ेगा वैट नॉन वैट रजिस्टर्ड अकाउंट पे। नहीं, वो तो कलेक्ट अलग कलेक्ट से यूके के अंदर अलग से कलेक्ट नहीं करता है अमेज़न, आपकी सेलिंग प्राइस के अंदर शामिल होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो ईओआरआई नंबर भी नहीं है, तो हम इंपोर्ट कैसे क्लियर कैसे करवाएंगे उसको वो नंबर। किसी उसके थ्रू करवा लें, अपना फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू। सही है, मतलब हम खुद नहीं कर सकते उसको क्लियर अगर हमारे पास ईओआरआई नंबर नहीं है तो। ना, आई एम नॉट श्योर इसके बारे में। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर इस किस्म के मसले मसाइल आते हैं तो जनरली उसको रिजॉल्व करने का ये तरीका होता है कि फ्रेट फॉरवर्डर की हेल्प ले लें, वो फिर अपने लाइसेंसेस वगैरह को यूज करके क्लियर करवा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि हमारे पास ईओआरआई नंबर जो है इटली के अंदर है और वो ब्रांड इटली के अंदर भी सेल हो रहा है, तो अगर हम इटली के अंदर मंगवा लेते हैं सारी इन्वेंट्री, वहां से हम हम्म उसको लाइव कर लेते हैं यूरोप के अंदर, और वहां से हम्म। यूके के अंदर भी अगर जब प्रोडक्ट भेजनी हो तो उसका क्या तरीकाकार होता है। अगर वहां से आपने यूके के अंदर भेजनी है तो हाँ जी, जैसे भी ये पैन यूरोपियन और सेंट्रल यूरोपियन प्रोग्राम्स हैं, जैसे अगर उस तरह से वो हाँ। आपको पता है रोटेट तो कर लेते हैं वो विद इन यूरोप। अब क्योंकि यूरोप से ये बाहर हो गया है, तो उसमें अगर हमने जब यूरोप से जो है वो प्रोडक्ट को मूव करवाना है यूके के अंदर, तो उसको कैसे जो है उसके अंदर जो है हमें क्या उस वक्त वैट देना पड़ेगा नॉन वैट रजिस्टर्ड अकाउंट के ऊपर। देखिए, बैट तो किसी सूरत में, देखिए अब आप कह रहे हो कि इटली से एक चीज यहां पर आ रही है, ठीक है,
तो देखा जाए तो सेम उसी तरीके से है। वैट आपको मोस्ट प्रोबेबली बल्कि इटली में भी नहीं देना पड़ेगा, जब यूरोप इटली से में देना निकल के पड़ेगा, यूके। इटली में देना पड़ेगा, क्योंकि इटली के अंदर तो हम वैट रजिस्टर्ड हैं, वहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं ना ओवर सेल करने की, वहां तो नहीं इटली नहीं, में दे लेकिन दिया वो जज। अच्छा चले सही, व्हाटएवर। अब हम यहाँ पर आए थे यूके के अंदर, जब आपका सामान पहुंचेगा, अभी भी यूके में तो नहीं देना आपने, ठीक है, क्योंकि सही है यूके में भी तो अगर। कस्टम्स इन्वॉल्व हो गई ना, कस्टम्स इन्वॉल्व हो ओके, जाएगी, ठीक है, तो वहां पे भी आपने जी कुछ नहीं देना। तो और ठीक है, वहीं से आप एक और शिपिंग प्लान बना लें और उठा के यूके भेज दें, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसी सीरीज का हाँ। बस लास्ट क्वेश्चन, नॉर्दर्न आयरलैंड वाला। जब वैट हम्म साइन अप करते हैं तो वो पूछता है कि आप क्या नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर अपनी इन्वेंटरी रखना चाह रहे हैं, उसके लिए वैट हम्म साइन अप अलग है, और बाकी हम्म। ये, तो ये क्या डिफरेंस है? वो नॉर्दर्न आइलैंड्स की टेरिटरी अलग है ना, और ये खासतौर पर ब्रेग्जिट वाले चक्कर के बाद तो बिल्कुल ही वो सेपरेट हो गया है। तो तो वो अब वहां आप, पे अब, हाँ हाँ बोलो बोलो। तो जो हम वैट यूके के अंदर साइन अप करते हैं, तो हमें क्या पता होता है कि वो अमेजोन के वेयर हाउसेस तो वहां भी होंगे नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर भी, हम्म। तो वो वहां पे अगर हमें क्या पता होगा कि कहाँ पे इन्वेंट्री हमारी रखी जा रही है? क्यों, हमें क्यों नहीं पता होता? जब हमारी नहीं, इन्वेंटरी मूव पहले तो नहीं होती है तो पता हमें ना। शो होता है। पहले जी, पहले क्योंकि अभी साइन अप एक जगह पे साइन अप किया, वो नॉर्दर्न आइलैंड के लिए साइन अप हो गया, बाकी यूके के लिए नहीं हुआ। तो अब इस तरह से है कि उस पे हम आप नॉर्दर्न साइन अप कह आइलैंड। रहे हो कि बैक साइन अप की बात कर रहे हो? जी जी जी। वो तो फिर आपके एंड से ना, कोई ना कहीं ऑप्शन ऐसा होगा जो आपने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अमेजोन के एंड से तो हम इन्वेंट्री हमारी मर्जी से जाती है सॉर्ट ऑफ, कि ठीक है, और या अच्छा अब, मर्जी से नहीं भी जाती, हमें दिख तो रहा होता है कि इन्वेंट्री इसका जानी जा कर रही है, हम वहीं से देख लेंगे, नहीं भेजने नहीं ठीक है, भेजेंगे, हम ठीक फोर्स है, कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अब लास्टली जो अब ये वैट के सारे झंझट के लिए जो आप बंदा रिकमेंड करते हैं कोई पाकिस्तान से जो आप ट्राइड एंड टेस्टेड है? आप देखें, बूट कैंप के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों सर सबके लिए तो रिकमेंडेशन चाहिए सर, नहीं, वो मैं आपको रिकमेंडेशन। बता रहा हूँ ना, रिकमेंडेशन का तरीका है। रिकमेंडेशन का जी तरीका ये है कि 999 का ग्रुप बनाए, ठीक है, जी अपनी कंपनी का नाम वगैरह सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दें और रिकमेंडेशन वहां से ले, क्योंकि ये फैसिलिटी है बूट कैंप के स्टूडेंट्स को दी हुई है, वो रिकमेंड कर सकते अच्छा, हैं। या आप जो ना ये भी कर सकते हो कि अगर आपका कोई लेट्स से कोई बंदा है ना, जी आप बोलते हो कि उससे मैंने टैक्स फाइल करवाना, आप उसकी रिकमेंडेशन भी 999 से ले सकते हो कि क्या इस बंदे से करवा लूं, ये रिकमेंडेड है या नहीं, कोई इसके पीछे ट्रिपल कोई नाइन मसले जो मसाइल तो नहीं। अकाउंट क्रिएशन वाला है, जो हमारा जी जी सबसे जी। पहला ग्रुप बनता हाँ, होता है? वो लोग इसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चले सही है, जज़ाकल्लाह, चलो, बहुत शुक्रिया साहब। चलो, नो प्रॉब्लम। तलहा रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। तलहा। अच्छा सर, ये कुछ सवाल हैं। सर काइंडली हम्म ये बता दें कि ये जो जब हमें अमेजोन से रिफंड आते हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्शन हुआ और उसका रिफंड आ गया, और मतलब उसका जो है ना रीज़न है जैसे कस्टमर डैमेज, मोस्टली जो है ना कस्टमर्स ये करते हैं कि मतलब अगर नई भी चीज़ पसंद आई ना तो वो उसको कस्टमर डैमेज करके वापस भेज देते हैं, और अगर वो दोबारा रीसेलेबल होता है तो अमेजोन उसको हमारी इन्वेंट्री में ऐड कर देता है। बिल्कुल। तो सर काइंडली ये बताएं कि ये जो रीसेलेबल यूनिट्स होते हैं और कुछ ऐसे यूनिट जो नहीं भी रीसेलेबल होते, इन पे अमेजोन वो अपनी एफबीए की परसेंटेज को चार्ज करते हैं, एफबीए फीस। जी जी, बिल्कुल चार्ज करता है, अमेजोन के थ्रू जब बिकेगा तो अमेजोन तो चार्ज करेगा। और चाहे अगर रिफंड आ जाए तो वो फिर मतलब लाइक अगर जो है ना रिफंड रिफंड आ जाएगा तो जो जितने पैसे हैं वो आपको वापसी कर देगा पूरे। नहीं, वो उस पे एफबीए चार्ज होगी नहीं नहीं, रिफंडेड फिर नहीं, फिर नहीं रिफंड। होगी, फिर नहीं होगी, फिर पूरी आ जाएगी पैसे, लेकिन फिर वो उस पर डिपेंडेंट होगा कि कंडीशन क्या है। नहीं, जैसे अगर वैसे रीसेलेबल है दोबारा से उसको इन्वेंट्री में अमेजोन ऐड कर देता है तो फिर तो कुछ चार्ज ही नहीं होगा ना, क्योंकि इन्वेंट्री उस वापस पे आ ना। गई। ठीक है, यानी उस पे ना रेफरल फीस चार्ज हुई और ना एफबीए फीस चार्ज नहीं हुई। नहीं, हाँ कुछ भी चार्ज नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न आ गया ना, अब वो जब दोबारा बेचेगी और फिर चार्ज होगा उसको। सही, और अगर सर अनफुलफिलेबल है, मतलब जो है ना वो रिटर्न आ गया और मतलब उसके बाद वो वेस्ट है, हमारे लिए अनफुलफिलेबल है यूज। तो फिर अनफुलफिलेबल है तो फिर तो डिपेंडेंट होगा ना कि आपको बेकार हो गया वो यूनिट, तुम जाया ही करोगे और कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उस पे जाया करने की तो डिस्पोजल फीस तो वो ले ले, लेकिन उस पे भी हम्म। एफबीए फीस तो नहीं ना मतलब लेगा। एफबीए फीस नहीं नहीं, फिर नहीं होगी।
वो तो अच्छा, कस्टमर उस को, पे क्योंकि fee- पैसे वापसी हो जाएंगे। देखो अनफुलफिलेबल के ऊपर कस्टमर को पैसे वापसी चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है हम कस्टमर से अमेजोन चार्ज कर लेता है और फिर वो पैसे वापस नहीं करता है। जब कस्टमर के पैसे मिल गए तो अमेजोन भी फिर अपने पैसे नहीं काटेगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, और सर एक जो है ना ये सवाल था कि अभी ना हमें एक ब्रांड की तरफ से ना कोई मेल आई थी, वो ना कुछ अमेजोन ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा था कि जो है ना हमारे किसी सेलर ने अमेजोन ट्रांसपेरेंसी में एनरोल किया है, तो जो है ना वो उसकी वजह से वो हमें ये कह रहा था कि जो है ना आप अब इस एसिन पे जो है ना मतलब फरवरी के बाद जो है ना प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, तो काइंडली आप जो है ना अलग लिस्टिंग उसकी बना लें और उस पर सेल करें। तो सर ये अमेजोन ट्रांसपेरेंसी मतलब ये क्या चीज है? अमेजोन ट्रांसपेरेंसी कोई नई फिल्म आ गई होगी भाई। एक मिनट रुक जाओ जरा है। सर आपने ट्रेलर नहीं देखा? नहीं भाई, कोई ट्रेलर नहीं देखा इस किस्म का हमने। अच्छा जी, तो अमेजोन ट्रांसपेरेंसी, चलो जब तो तुम अगला क्वेश्चन पूछो, जब तो मेरा ब्राउजर ओपन हो रहा है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा सर, एक चीज ये है कि हमने ना अभी अपना मतलब वो दिसंबर के एंड पे जो अपनी हमने कैलकुलेशंस वगैरह की ना, और उस पे हमने वो सेलर बोर्ड अटैच किया, तो वो वहां पे जो हमें FBA फीसिस जो अमेजोन ने, सॉरी रेफरल फीसिस जो अमेजोन ने हमें की है ना चार्ज, वो जैसे जिस कैटेगरी की 15% है ना, तो उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स अमेजोन ने 18%, 19% ऐसे ओवर चार्ज की हुई है रेफरल फी। तो वो अब उसके लिए मतलब क्या किया जाएगा? ऐसा मतलब हमारे ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि 15%, जैसे 15% जो है ना वो मैक्सिमम फीस है, ठीक है। वाकई में रेफरल फी ज्यादा भी होती है, वो कैटेगरी टू कैटेगरी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेकिन अगर फिर भी तुम्हें शक हो रहा है तो तुम यूं करो, उसके अगेंस्ट में एक टिकट खोल के अमेजोन से कंफर्मेशन ले लो। लेकिन 19% 20% तक कट जाती है, लेकिन बड़ी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ही कटती है। नहीं सर, मेरी तकरीबन ओवरऑल जो है ना सभी प्रोडक्ट्स पे ये मसला आ रहा है। दूसरी ये चीज कि जब मैं सेम प्रोडक्ट को उधर FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाके चेक कर रहा हूँ ना, जहाँ से मैंने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह चेक की थी, या वो लास्ट टाइम आपने जो है ना वो कोई सेलर ऐप के नाम से कोई वो एक बताया था, वो जो लिस्टिंग पे वो एक्सटेंशन डाउनलोड करके जिससे वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सर उन दोनों पे वो 15% जो है ना बता रहा है। ठीक है, रेवेन्यू कैलकुलेटर भी ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट पे 15% चार्ज हो रही है, और जो है ना वो एक्सटेंशन से भी जब मैं करता हूँ वो भी यही बता रहा है। लेकिन जो सेलर बोर्ड जो है ना वहाँ पे जो वो रीजन दे रहा है, वो जो है ना वो ज्यादा बता रहा है। वो ज्यादा बता रहा है। और मतलब तो फिर एक चीज और कर लो ना, ऑर्डर्स की रिपोर्ट जो है वो जाके निकालो, और वहां से चेक कर लो कि फी और अमेजोन फीस की भी एक रिपोर्ट निकलती है, ठीक है। ये दोनों निकाल के यहाँ से कंफर्म करके देख लो। अच्छा सर, अच्छा अगर से वहां से ये सेलर बोर्ड की तरफ से भी कुछ एरर होता है, क्योंकि मैंने वो भी चेक किया है, वो वहां से 15% ही जो है ना वहाँ पे जो रिपोर्ट है ना वहाँ पे ये लिखा है 15%। लेकिन उसने सेलर बोर्ड ने इतने काटा है, तो फिर तो सेलर बोर्ड के साथ टिकट ओपन करो। ठीक है, यानी ये उनकी तरफ से फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर तुमने रिपोर्ट में चेक कर लिया तो, क्योंकि इसको चेक करने का यही तरीका है वेरीफाई करने का, कि तुम डायरेक्ट अमेजोन की रिपोर्ट से जाके वेरीफाई कर लो। अच्छा जी, अब तुम हाँ, अच्छा अब जो तुमने क्वेश्चन पूछा था ट्रांसपेरेंसी वाला, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्रोडक्ट रियलाइजेशन सर्विस अमेजोन ने नई स्टार्ट की है, ठीक है, ताकि इंडिविजुअल यूनिट्स को जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सके और काउंटरफीट्स जो हैं वो उनसे बच सके, ठीक है। अब ये सर्विस स्टार्ट इस वजह से की गई है ताकि जो एसेस बिक रहे हैं और अच्छे बिक रहे हैं ना, लोग उनकी कॉपी ना निकाल पाए। अब इनकी कॉपी में ये वाली कॉपी भी आ सकती है कि जो जैसे एक ही प्रोडक्ट के दो एसिन बने हुए, ठीक है, अब वो उसका पैक नहीं है। ऐसा होता है ना अमेजोन पे हमें ऐसी प्रोडक्ट दिख जाती हैं जो एक सिंगल प्रोडक्ट, वो एक प्रोडक्ट है जैसे नेस्ले की कोई एवरीडे दूध है, ठीक है, तो एवरीडे के पाउडर जो है वो एक सेम साइज की, एक एसिड भी तुम्हें दिख रहा है, दूसरा एसिड भी दिख रहा है, तीसरे लेकिन एसिड के अंदर उसके तुम्हें दो का पैक दिख रहा है। तो वो जो फर्स्ट एंड सेकंड है ना वो दोनों है, तो देखा जाए तो सेम ही प्रोडक्ट है ना, तो ये वहां पर ट्रांसपेरेंसी उस टाइप की यूज होना शुरू हो जाएगी। तो लेकिन ये अभी सर्विस न्यू है, अभी कुछ ऐसे पहले हुई है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और मजीद डिटेल आने में, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसा ही है।
तो सर मतलब वो उसके लिए तो फिर ब्रांड का ये कहना कि जो है ना हमारे एक सेलर ने इसमें इनरोल किया है और आप जो है ना अब इस पे जो है ना इस एसिन पे जो है ना फैक्ट्री के पास सेल नहीं कर सकते, आप नई लिस्टिंग बना दें। तो मतलब वो कोई किससे इसका मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि इस वजह से वो ये क्या पता वो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ब्रांड ने देखो अगर मना कर दिया हम तो वैसे ही रुक जाएंगे ना, चाहे तो कुछ भी हो जाए, हम तो हाँ फिर भी जी आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते। जहां तक बात है कि ब्रांड उस सेलर ने क्या किया होगा, हो सकता है कि भाई जो वो उस प्रोडक्ट की पहले से कोई वो ना बनी हो, उसकी लिस्ट ना बनी हो, ठीक है। होता है ना जब हम ब्रांड से प्राइस लिस्ट लेते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि ब्रांड की सारी प्रोडक्ट जो हमें प्राइस लिस्ट में दिख रही होती है ना, अमेजोन को सब दिख नहीं रही होती। तो अगर मैं उसके अगेंस्ट में खुद एक लिस्टिंग खड़ी कर दूं किसी ऐसी प्रोडक्ट की जो नहीं है, अगर लिस्टिंग खड़ी कर दूं, मैं गिवअवेज कर रहा हूं, मैं पीपीसी रन कर रहा हूं, मैंने उसको रैंक कर लिया, बाकी लोग आते हैं मीटू करके बैठ जाते हैं, हो सकता है किसी के साथ उसने वो ये इस वाले प्रोसेस के थ्रू जो है ब्रांड के साथ कोई डील साइन अप कर ली हो एक्सक्लूसिविटी की, तो वो ब्रांड मना करने आ गया तुम्हें। ठीक हो गया। तो लाइक उस एसिंग पे उसने एक्सक्लूसिविटी कर दी ना, बाकी मतलब उसने मुझे ये तो इजाजत दे दी कि आप अपनी मर्जी की लिस्टिंग बनाए और जो है ना उस पे सेल करना शुरू। तो सर वो जितने उस पे सेलर है उसमें जो है ना तकरीबन सब सेलर्स को की हुआ है, तो वो एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट इतनी ज्यादा लिस्टिंग बनती जाएंगी, वो तो फिर ये होता जाएगा। हाँ जितनी तो अब तुम इस लिस्टिंग की कॉपी नहीं बना पाओगे, ट्रांसपेरेंसी तो यही बता रही है अभी तक हमें। ठीक हो गया। यानी बनाने को तो बना दोगे, लेकिन जैसी अमेजोन को दिखेगी, मतलब ब्रांड को दिखेगी, तो वो उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर देगा, वो लिस्टिंग रिमूव हो जाएगी। ठीक, सही हो गया। मैं सर वैसे ठीक है, भी अच्छा जो है ना और बताओ इतना तो खैर मुझे क्लियर नहीं हुआ, फिर भी चल क्या नहीं क्लियर हो बताओ मुझे। मतलब लाइक मुझे जो है ना अभी ये बिल्कुल एक इतना 100% क्लियर नहीं हुआ, ये चीज समझ नहीं आई कि फिर मतलब मैं उस एसिन के साथ जाऊं या जो है ना उसकी मैं उसकी नई लिस्टिंग बनाऊंगा या अच्छा बिल्कुल ही चलो उसके साथ खैर, जाना छोड़ूं। ये सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी अभी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो जी हम दोनों भाई ऐसे ही हैं इस वक्त फिलहाल। तो चलो। तुम भी रिसर्च करो, क्योंकि एक चीज ही नहीं है ना, तो अभी टाइम तो लगेगा ना उसको पूरा। मार्केट में चीजें आएंगी, लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, फिर डिफरेंट लोगों से पता चलेगा इस बारे में, या हमारे पास खुद सिनारियो मेरे पास आ जाएगा जब पता चलेगा। अब तुम वहां पर आ गए, अब तुम फंस गए, अब तुम रिसर्च करोगे तो फिर सबसे अच्छा तुम्हें पता होगा। चले अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये है कि सर कुछ जो है ना मेरे प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो है ना वो अभी पीछे जो है ना तकरीबन 15-20 दिन के लिए ना उनका सेलर रैंक जो है ना बिल्कुल ही गायब हो गया। मतलब लाइक ना कीपा शो कर रहा था और हिलियम वगैरह से जब मैं उनकी सेल्स भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था ना तो वो बिल्कुल ही जीरो वहां पे शो कर रही है। ठीक है, लेकिन आफ्टर 15 डेज जो है ना वो दोबारा से सेलर रैंक वहां पे आया और जो है ना वो स्टार्ट हो गया। तो ठीक है। वैसे तो अगर बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो जाए तब ये चीज होती है, लेकिन बाय बॉक्स भी जो है ना उधर सप्रेस्ड नहीं हुआ। नहीं, बायबॉक्स सप्रेशन में सेल्स रैंक नहीं रुकता, सेल्स रैंक चल रहा होता है, क्योंकि सेल्स तो अच्छा आती है तभी। बाय तुम्हारे सर। सेल्स रैंक रुकने की मेन जो रीजन मैंने कीपा से जो पूछ के मालूम जी किए वो ये है कि सेल्स वो कीपा जो है ना और जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे अमेजोन से जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं ना सेल्स रैंक का, ये सिर्फ मेन कैटेगरी का कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक हो और ठीक सब है कैटेगरी का सेल्स रैंक का डाटा ये लोग डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करते। अब ठीक होता है। क्या है कि हर प्रोडक्ट ऑब्वियसली मेन कैटेगरी में रैंक होती है, जब तक वो मेन कैटेगरी में रैंक होती है तो तुम उसके अगेंस्ट में सेल्स जो है ना वो शो हो रही होती है। की पास सेल्स रैंक उस वक्त बंद कर देता है जब वो प्रोडक्ट मेन कैटेगरी के ऊपर से उसकी रैंक होना बंद हो जाए, क्योंकि ठीक जब हो मेन कैटेगरी में होगी नहीं तो सेल्स भी नहीं काउंट नहीं होंगी उसकी। अब उसको सेल्स अभी भी आ रही होंगी जो कि तुम्हें यकीनन आ रही होंगी, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी सेल्स रुक गई होंगी, सेल्स आ रही होंगी, ठीक लेकिन वो सेल्स आती है फिर सब कैटेगरी से। सही हो। ठीक है, ये तो रीजन है। मतलब सर ऐसे ही फिर हिलियम भी जो है ना वो मेन कैटेगरी के अगेंस्ट जो है ना हाँ सेल दिखा बिल्कुल रहा होता है। बिल्कुल, क्योंकि अमेजोन प्रोवाइड ही ये वाला डाटा करता है ना इन सारी सर्विसेज को, इन सारे सॉफ्टवेयर को सही डाटा है। ही यही वाला प्रोवाइड करता है। ठीक है सर। ठीक चलिए है, सर बहुत शुक्रिया। चलो नो प्रॉब्लम। अहमद जमील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अहमद। अच्छा सर, मेरा ना थोड़ा सा सेलर बोर्ड से क्वेश्चन है रिफंड के बारे में।
जैसे भी आप मिलकर जिक्र भी हो रहा था, जैसे देखिए यहाँ पे ना एक सेलर बोर्ड में कॉलम बना देता है रिफंड कॉस्ट, जब हम मोर पे क्लिक करते हैं वो सेल्स और सब चीजें बताते हैं। तो अब मैं वहां पे, अब मेरे एक प्रोडक्ट है उसका एक रिटर्न है, एक रिफंड है उसका, मैं उसको चेक कर रहा हूँ ना रिफंड कॉस्ट में। अब अमेजोन ने मुझे जो उसकी कॉस्ट थी प्रोडक्ट की वो वापस दे दी, उसके बाद रिफंड रेफरल फी मुझे उसने दे दी, उसके बाद उसने रिफंड कमीशन माइनस कर दिया बीच में से, और रिफंड अमाउंट उसने मतलब पहले उसने अमेजोन उसने कस्टमर को दे दी, फिर उसने मेरे से कमीशन माइनस किया और मुझे रेफरल फीस और वैल्यू ऑफ रिटर्न आइटम जो उसकी कॉस्ट थी वो वापस दे दी। मगर फिर भी जब मेरी रिफंड कॉस्ट है वो 7.99 है, मींस मुझे एफबी फीस हो गई अभी माइनस हो रही है इसका मतलब। तो ये मैं अब देखें 7.99 रिफंड कॉस्ट है, इसका मतलब वो मेरी प्रॉफिट में से माइनस हुआ, अब वो मेरी बेसिकली तो एफबी फीस ही बनी ना, मुझे पूरे पैसे वापस नहीं मिले। तो अभी आप कह रहे थे कि एफबी फीस माइनस नहीं होती, तो इस केस में तो ये माइनस हो रही है, ये गलत है, तो मुझे सेलर बोर्ड से कोई कहने की जरूरत है, इसमें मुझे ये चीज समझ नहीं आई। अच्छा एक मिनट, अच्छा जी। अब मैंने इस वक्त अमेजोन का वो वाला पेज ओपन किया हुआ है जो रिटर्न्स और फीस को हैंडल करता है, ठीक है। मैं अभी तुम्हें कंफर्म कर देता हूँ। अच्छा तुम जब तक अपना अगला क्वेश्चन पूछो। सर मेरे आज एक यही क्वेश्चन है बस, अच्छा बाकी क्लियर हो गया अभी तक। अच्छा ठीक है, चलो। तो खैर इट्स ट्रू, ठीक है, वो पहला वाला आंसर इसका मतलब सही नहीं था, ठीक है। ये वाला आंसर सही है कि अमेजोन जो है जो फुलफिलमेंट के ऊपर जो फीसेस है ना वो डिडक्ट कर देता है, वो वापस नहीं करता। और जो उसने सर्विस दी है, देखो एक तो फुलफिलमेंट की फीस भी वो वापस नहीं कर रहा है, रेफरल की फीस वापस कर रहा है वो, ठीक है। फुलफिलमेंट की वापस नहीं कर रहा, लेकिन इसके अलावा भी एक छोटी सी फीस वो चार्ज कर रहा है, वो ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन की जो प्रोसेसिंग चार्जेस है ना वो चार्ज कर रहा होगा, लेकिन वो बहुत माइनर होगा। हाँ जी ठीक है, वो माइनर। अच्छा सर उसके अलावा ना मैंने आपसे ही क्वेश्चन पूछा था 2-3 सेशन पहले की बात है कि अगर उसकी रेटिंग्स कम है, अगर 3.5 है, 6 है, 7 है, तो उसके अंदर हम जाए, आपने कहा था हाँ जा सकते हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं उसमें, क्योंकि अमेजोन के पास आना है, उसने रीपैक करना है, उसने भेजना है। अब जिसके 3.7, अब उसी तरह वही हुआ कि मैं एक बेबी आइटम है उसके अंदर गया हुआ हूँ, उसकी रेटिंग तो 4 है पर उसके रिफंड ज्यादा है, और वो है भी हाई टिकट, और 100 से ऊपर सेल होती है वो, तो उसके ऊपर एफबी फीस भी माशाल्लाह $15 है। और अब उसने यही सारी जितना प्रॉफिट था वो तो मेरा एफबी फीस ही खा गई है। इसका मतलब अगर उसकी रेटिंग्स कम है 4 से, तो फिर हमें नहीं जाना चाहिए उसके अंदर, अगर उसके देखो रिफंड ज्यादा आते हैं। हाँ देखो 3.5 जो है वो 3.5 से ऊपर वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर वैसे हम लोग सिर्फ एक ये रीजन नहीं होती कि उसके अंदर रिटर्न्स आ रहे होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी उसके ऊपर रीजंस होती हैं भाई। सेल्फ लिस्टिंग रिलेटेड मसले मसाइल भी हो सकते हैं, जो वो बंदा दे रहा है क्लेम कर रहा है, मतलब कि मैं ये प्रोडक्ट भेजूंगा, उसके अगेंस्ट वो वाली प्रोडक्ट भेजता नहीं है, पैकेजिंग चेंज है, ओवरऑल कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो वो तो किसी भी रीजन की वजह से उसको लो रेटिंग दे सकता है। हाँ लेकिन ये बिल्कुल है कि एक इसके अंदर से रीजन रिटर्न वाला भी है, तो सिर्फ इस चीज के ऊपर नहीं देख सकते कि 4 अगर रेटिंग है तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल है कि 4.5 रेटिंग भी होगी ना तो उसके ऊपर भी रिटर्न आ रहे होते हैं, इस बेसिस के ऊपर तो सिलेक्शन नहीं कर सकते। सही। अच्छा सर इसमें एक और चीज पूछनी थी, अब कई प्रोडक्ट्स हैं वो अनफुलफिलेबल है, मगर उसके ऊपर जो कमेंट्स हैं वो ये हैं कि कस्टमर ने कहा हुआ अनवांटेड आइटम थी, या वेबसाइट पे या अमेज़न पे उस तरह से डिस्क्राइब नहीं थी, या किसी ने रिसीव नहीं की, वो फिर भी अनफुलफिलेबल है, तो वो उसको केस ओपन करना चाहिए उसका कि अब अमेज़न ने तो उसको अनसेलेबल कर दिया। नहीं केस ओपन करेगा। अच्छा सर ये इसी से अब एक क्वेश्चन मैंने सेलर बोर्ड से पूछना था कि अब जिस तरह हमने मंथली प्रॉफिट निकाला अपना,
अब उसके अंदर जो सेलर बोर्ड है वो एक ही दफा में उसने अभी जो केस ओपन है और जो रिटर्न स्टार्ट हुए हैं उन सबको उसने रिफंड्स में लिया और उसको माइनस कर दिया, उसका प्रॉफिट माइनस कर दिया किसी वो कोई भी प्रोडक्ट है। अब जब मैं नेक्स्ट मंथ जब वो क्लियर होगा, अगर वो अनफुलफिलेबल हो गया, अमेज़न ने मुझे पैसे वापस दे दिए या कुछ भी इस तरह से हुआ, तो वो मेरे नेक्स्ट मंथ के प्रॉफिट में जाएंगे कि मुझे मेरे पिछले स्टेटस चेंज होंगे सेलर बोर्ड पे? नहीं, वो तो नेक्स्ट में जाएंगे, पहले में थोड़ी जाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। और बताओ। अच्छा सर, एक ये था, हाँ बताओ। सर एक मुझे अपना लिखा हुआ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ऐसा ना करो यार, अपना लिखा हो तो खुद समझो यार। अच्छा सर, आ गया समझ। अच्छा सर, वो ये था कि अगर अमेज़न पे ही कोई सेलर है, वो सेल कर रहा है, उसके सेल नहीं हो रहे और या उनको निकालना चाह रहा है, तो हम उससे ही लेके अब जो इनवॉइस है वो उसके एलएलसी पर होगी, तो हम अमेज़न पे दोबारा से वो सेल करना शुरू कर दें और अमेज़न हमसे जब इनवॉइस मांगे तो हम उसी के उस एलएलसी की जो इनवॉइस है हम उसको दिखा सकते हैं कि ये इशू नहीं, इशू होता है जिसकी सेलर सेंट्रल के ऊपर सेल हो रही है उसके अगेंस्ट में जो एलएलसी है इनवॉइस उसके नाम पे होनी चाहिए। और ना सिर्फ ये, बल्कि वो इनवॉइस भी एक जेन्युइन या ऑथेंटिकेटेड सप्लायर्स के पास आएगी। ओके सर, चलिए मैं ऐसे ठीक ना, है। मुझे अभी सही से वो मुझे अपने क्वेश्चन पता नहीं लगा, इंशाल्लाह अगले सेशन में आपसे। चल कोई बात नहीं। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, जिशान जहांगीर। जी जिशान, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अच्छा जी जिशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जिशान। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा ये था कि अकाउंट क्रिएशन जो है उसमें आजकल कब तक क्रिएट करना चाहिए अकाउंट? तकरीबन 15 जनवरी के बाद से कोशिश करें। तो अभी क्या कोई इशू आता है, कोई अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रहे? नहीं, असल बात ही Q4 के बाद जो है ना, वो Q4 के अंदर बल्कि लोड बहुत होता है, हर कोई जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में जो है वो अकाउंट ओपन करता है कि, और फिर इन बहुत सारी चूंकि सेल्स हो रही है तो इसके बीच में अमेजोन की क्वालिटी भी गिर जाती है, यानी वो एक चीज को हर एक छोटी छोटी चीज को ना मैनेज नहीं कर सकता। अगर कोई गलत प्रोडक्ट चली जाए, कुछ के अगेंस्ट मसले मसाले आ जाए, कस्टमर की कंप्लेन आ जाए, इन सबको डील करना ह्यूमनली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं होता। तो वो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, नए सेलर्स को अकाउंट ही नहीं क्रिएट करने देता। और जो क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं वो उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो 5 तारीख तक जिनकी छुट्टियां चलती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी 15 तारीख तक चलती हैं। तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि भाई 15 जनवरी तक ओवरऑल सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, ऑफिशियली Q4 एंड हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है। चलो, नो अरहम खान। एक मिनट। जी अरहम, वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम। तो मुझे एक चीज पूछनी है कि सर अकाउंट अगर स्टैगिंग में चला जाए तो उसका आपको नॉलेज है उसके इश्यू के बारे में? स्टैगिंग में चला जाए? जी, स्टैगिंग में अगर चला जाए, मतलब स्टैंडर्ड इन्वेंटरी हमारी स्टैंडर्ड में चली जाती है और स्टैगिंग में अकाउंट चला जाए। नहीं यार, मुझे तो उसका आइडिया नहीं है। तो तुम ऐसा करो कि इसके हवाले से ना एक पोस्ट लिख के वो मतलब ये क्वेश्चन लिख के, और जो ना इधर बूट कैंप के ग्रुप, हाँ बूट कैंप के ग्रुप को लगा दो, रजी भाई को टैग कर दो। नहीं, होलसेल से रिलेटेड क्यूरी नहीं है, अकाउंट के उससे। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा अकाउंट क्रिएशन वालों के नंबर किधर से मिलेंगे।
सब बोल रहे हैं कि 999 ग्रुप बनाओ, लेकिन मुझे नंबर नहीं मिल रहे। अच्छा अच्छा। हाँ वाकई में इसकी में हेल्प तो 999 वाले करेंगे। तो ऐसा करो कि पीसी बूट कैंप का जो वो है ना फेसबुक का ग्रुप, वहां पर जाओ, फाइल्स के सेक्शन में जाओ, वहां पर लिखो, सर्च का बटन दिया होगा ऊपर ही, ठीक है, 999 लिखो, वहां पर हाँ एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा पीडीएफ का, उसके अंदर सारे नंबर दिए हैं। ठीक है सर, थैंक यू। चलो no problem. अम्मार मुर्तजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी अम्मार। सर दो तीन मेरे छोटे छोटे सवाल हैं तो वो पूछे जी थे जी मैंने। बताएं 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 सर बताएं। एक तो मुझे ये बता दें कि इंडिविजुअल और केस पैक हम किस सूरत में करते हैं होलसेल अच्छा में इंडिविजुअल शिपमेंट देखो, बनाते हुए। देखो जब शिपमेंट बना रहे होते हैं ना, इंडिविजुअल और केस बैक दोनों के अंदर इमेजेस भी बनी हुई आती है, ठीक है। जी अगर गौर से उन इमेजेस को देखोगे तो समझ में आएगा कि पहले डब्बे जिसके ऊपर इंडिविजुअल लिखा हुआ था ना, उसके ऊपर गोल गोल जो है ना वो कंटेनर्स रखे हुए हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है। बॉक्स के अंदर कंटेनर्स रखे हुए हैं, लेकिन वो सारे रंग बिरंगे हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के। जी और जो केस पैक्ड है उसके अंदर दो डब्बे वहां पर शो कर रहा है इमेज में, लेकिन दोनों में सेम कलर के, यानी एक में रेड होगा और एक में ग्रीन होगा। तो यानी एक डब्बे के अंदर प्रोडक्ट सेम है। तो इससे ऑटोमेटिकली समझ में क्या आता है कि केस पैक्ड हम उस वक्त बेचते हैं जब पूरे डब्बे के अंदर सेम प्रोडक्ट हो, यानी एक किस्म का एसकेयू हो। और इंडिविजुअल हम उस वक्त भेजते हैं जब हमें ये पता हो कि एक ही डब्बे में मैं मल्टीपल एसकेयू डाल रहा हूं। आगे समझ। अच्छा सर, मतलब वो जो है मिक्स एसकेयूज होंगे इंडिविजुअल के अंदर। हम्म। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बता दें कि ब्रांड न्यू अकाउंट के साथ यूके का अकाउंट है तो गेटेड कैटेगरीज में जा सकते हैं डायरेक्ट हम। जा सकते हो, ग्रोसरी वगैरह सिलेक्ट कर लो, ये कैटेगरी में जा सकते हो। अच्छा सर, आखिरी ये है कि मुझे इनबाउंड के हवाले से बता दें कि ये क्या चीज़ होती है, इनबाउंड प्रोसेस वगैरह इस टाइप का है कुछ। ये कहाँ पे तुमने लिखा देखा है इनबाउंड? एक जनरल पूछ लिया तुमने, कहाँ स्पेसिफिकली देखा सर वहां का नहीं, बताओ। होलसेल के हवाले से है कि इन्वेंट्री जो है इनबाउंड हुई भी होती है कुछ यूनिट्स वगैरह इस टाइप के। अच्छा, वो इनबाउंड ये होता है कि अभी रास्ते में आ रहे हैं, इन प्रोसेस हैं। ये शिपिंग प्लान के अंदर यूजुअली तुम्हें दिख रहा होता है, जब इन्वेंट्री तुम भेज देते हो ना, तो वहां पर शो जी कर रहा जी। होता है शिपिंग प्लान में कि इतने यूनिट्स इनबाउंड है, ठीक है। तो ये अच्छा उसका एक टर्म होती है, वो आपको एक एक सर्टेन स्टेज होता है अमेजोन की तक पहुंचने के बीच में, जो जर्नी है ना उसके बीच का एक सर्टेन स्टेज जिसको कहते हैं इनबाउंड। तो वो बस बेसिकली ये बता रहा होता है कि अभी रास्ते में या अभी इधर पहुंच गई है, वो लाइव होने वाली होगी, उसका अगले स्टेज को अच्छा, देखते हो। ठीक हो गया सर। और यूके में जो है छुट्टियां कब तक हैं, 8 तक हैं या 15 तक, ये बता दें बस। और यूजुअली ये जो जितने क्रिश्चियन वर्ल्ड है ये तकरीबन 15 तारीख तक करते हैं छुट्टी। कुछ लोग हैं जो 5 तक आ जाते हैं वापसी। तो अगर तुम ब्रांड को कांटेक्ट करने की सोच रहे हो तो 5 से, यानी अभी तो 7 हो रही है ना, तुम स्टार्ट कर सकते हो उनको कांटेक्ट करना। जी जी, लेकिन मैं 15 इसी के हवाले बाद से से पूछ रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो आएंगे तो जो यूजुअली उनकी डेट्स होती है वो 15 तक ही होती है, यानी 16 से कर सकते हो फिर। सही। सर एक ब्रांड ने को मैंने की थी मेल, तो उसका जो मुझे रिस्पांस आया ना, वो कहते हैं अगर आप हमसे डायरेक्ट हमसे करना चाहते हैं परचेज इन्वेंट्री तो आपको जो है सालाना 1 लाख पाउंड की ना करनी पड़ेगी। तो इस केस में कैसे हैंडल किया जाए, क्या जवाब दिया जाए उनको। कोई मसला ही नहीं है। तुम्हारा बजट कितना है? सर क्लाइंट का जो है वो 10,000 पाउंड तक का है फिलहाल तो। तो बेहतरीन है, कोई मसला ही नहीं है। उसको बोलो जी बिल्कुल मैं ले सकता हूँ। अब कैलकुलेटर खोलो और जरा 1 लाख को डिवाइड करो 12 से, ठीक है। ये बनता 8,333। तुम 8,300 लगा लो, चलो उसको, ठीक। तो हर महीने 8,300 की इन्वेंट्री अगर तुम उससे बाई करोगे तो 12 महीने में 1 लाख हो जाएगा। सर नहीं तो जो है इतनी बड़ी अमाउंट की इन्वेंट्री एक ही उससे परचेज करना ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, एज लॉन्ग एज वो तुम्हें अच्छा डिस्काउंट दे रहा हो, उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो इस काबिल हो कि इन द लॉन्ग रन तुम्हें उनका सेल्स रैंक वगैरह सब अच्छा दिख रहा है, बाई कर लो। चलें ठीक हो गया सर, बंडल ऑफ थैंक्स। चलो नो प्रॉब्लम। वक्कास जमील। वक्कास जमील।
हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी वकास। जी, आपको आवाज आ रही है? जी, जी बिल्कुल। मेरे 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे से। हम्म। पहले नंबर पे ये कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एफबीए होलसेल यूके के लिए। तो हम्म। उसमें पहला क्वेश्चन मेरा ये कि इसके लिए क्या रीसेल परमिट चाहिए होता है कुछ, या यूके में सेल्स ऐसे कोई चीज सर्टिफिकेट? नहीं आती। नहीं जी नहीं, वो सिर्फ यूएस में चाहिए होता है। रीसेल सर्टिफिकेट और सेल्स टैक्स परमिट दोनों यूएस की चीजें, यूके के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए आपको। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम यूके से यूएस मार्केट में जाते हैं तो उसके लिए हम्म। अलग से सेपरेट एलएलसी रजिस्टर करवानी जरूरी है, या फिर यूके वाली से सेम कॉर्पोरेशन उसमें यूज कर सकते हैं? जब आप यूके से यूएस में जाएंगे तो यूएस में एलएलसी बनानी पड़ेगी। ठीक। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई एडवाइस कर दें कि किस तरह से वीए हायर किया जाए, या फिर कोई रिकमेंड अगर कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा आप वीए हायर रजी करने के भाई लिए। को, आप इधर रजी भाई को या मुझे ईमेल कर दें, बल्कि बेहतर है रजी भाई को कर दें ईमेल। मैं आप लोगों को ठीक ईमेल है। बता देता हूँ। आप में से जिसको भी जी जी वीए बताइए। रिक्वायर्ड है ना, वो रजी भाई को ईमेल जी करते हैं, वो फिर राइटली बंदे उनको ना खुद ही कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा जी एक जी मिनट जी मैं ठीक देखता है, हूँ। बताइए, ईमेल बताइए। एक मिनट रुके, मैं देखता हूँ। हम्म। हम्म। ये मैं ना चैट के अंदर लिख रहा जी जी हूँ, जी, चैट में। वहां से देख लो। ठीक है। ठीक है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये लें। जी जी, मिल गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक चलो यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, और किसी का क्वेश्चन है वो ना एंड करें से। चलेंगे ठीक है, और जी एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। हाँ असलम, जी असलम, मैंने आपको म्यूट कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। सर होलसेल के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अभी मैं फिलहाल मैंने एटसी का किया हुआ है कोर्स, एटसी का मतलब कंप्लीट किया हुआ है, तो होलसेल का भी साथ साथ देख रहा हूँ। तो होलसेल कंप्लीट मतलब जो स्टार्टिंग में जो भी सीन है वो मतलब स्टार्टिंग पे बता दें, थोड़ा सा रिकमेंड कर दें कि ये ऐसे लेके चलें साथ साथ। फिलहाल तो आप ऐसा करें कि बीबीसी में जाएं, लाइव बीसी जी सेशंस के जी नाम, होलसेल के कोर्स में जाएं, वहां पर लाइव बीसी सेशंस के नाम से एक सेक्शन बना हो, वहां पर जाएं और 1 से लेके 7 तक की वीडियो देख लें कंप्लीट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहले उसको गो थ्रू कर लें। लाइव आपको 1 से लेके 7 तक की वीडियोस हैं लाइव बीसी सेशंस के नाम से। मैं लिख के दे देता हूँ, लाइव लाइव बीसी सेक्शन। बीसी सेशंस। हाँ, लाइव बीसी सेशंस के नाम से सेक्शन होगा, वहां पे 1 से लेके 7 तक की वीडियोस देख लें, जी तो जी सर। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चलो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, मुजम्मिल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मुजम्मिल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा तो पहले ना मैं आपको बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस ना यूएसए का तो है ही है ना, लेकिन मुझे एक क्लाइंट मिला है जो है यूके का, तो मुझे उस मार्केट का एक्सपीरियंस एज सच है नहीं। तो उसकी जो मतलब एलटीडी कंपनी बनी हुई है वो है तकरीबन 2014 की, अमेजोन का अकाउंट भी मतलब रेडी है, तो उसका बजट भी 10 के पाउंड है। तो मुझे किस स्ट्रेटजीज को लेके चलना चाहिए कि मतलब हंटिंग जो करनी चाहिए है, मतलब छोटे ब्रांड हों, बड़े ब्रांड हों, हाई टिकट आइटम्स हों, या
मतलब क्योंकि वो ये ऐसा एक्सक्लूसिविटी कुछ और नहीं, ये ये अपने मार्केट पास डिपेंडेंट प्रॉफिट चीजें, इंक्रीज कर सकता है। देखो ये सब मार्केट डिपेंडेंट चीजें नहीं होती कि छोटा ब्रांड हो बड़ा ब्रांड हो, ये सब चीजें मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं होती। हेलो सर। हेलो, आपको आवाज आ रही है? आप सबको आवाज आ रही है या सिर्फ मुजम्मिल को नहीं आ रही? हेलो। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आवाज आ रही है वैसे? आप जी अब मुझे आ रही है। ठीक है। अच्छा देखें, यूके के अंदर जब आप काम करते हैं तो या किसी भी मार्केट में काम करते हैं तो ऐसे नहीं होता कि मार्केट नहीं है तो अब मैंने छोटे ब्रांड पे जाना है या बड़े ब्रांड पे जाना है। ये छोटा ब्रांड बड़ा ब्रांड ना इंटायरली डिपेंडेंट होता है आपके पैसों के ऊपर कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कितने हैं। जहां तक बात है यूके की स्ट्रेटेजी, कोई चीज से नहीं है, सेम उसी तरीके से काम होगा जैसे आप यूएस में काम करते हैं। वही स्ट्रेटेजी अपनाएं, सेम उसी तरीके से काम करें, आपका काम हो जाएगा। चलें ठीक हो गया सर। चलो, नो प्रॉब्लम। उमर हुसैन आवान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बताएं। अच्छा सर, एक एलएलसी के ऊपर इंश्योरेंस की ईमेल आई थी कुछ अर्सा पहले, लेकिन दूसरी एलएलसी के ऊपर इंश्योरेंस की कोई अभी तक ईमेल ही नहीं आई। तो अफसोस तो नहीं हो रहा आपको कि क्यों नहीं आई अभी तक? नहीं, हमें जो है वो ये खतरा हो रहा है ना बाद में जो है वो कि आपने बाय नहीं किए, तो क्योंकि उस वक्त तो शायद ये पता चला था कि पता नहीं कितने हजार की जब सेल क्रॉस हो जाती है तो फिर जो है वो इंश्योरेंस बाय करनी पड़ती है। जी जी, 10,000 से 12,000 तक लिमिट नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। वो ये मंथली है या ये जो फर्स्ट टाइम जब इतनी हो जाती है तो? ये आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही टाइम की होती है, मंथली शायद ठीक ना है, तो हो। फिर हमें मेल क्यों लेकिन नहीं हुई? इसका लेकिन क्यों नहीं है, नहीं ये प्रोडक्ट डिपेंडेंट भी है, हर अच्छा प्रोडक्ट के अच्छा अगेंस्ट अच्छा। में नहीं होती। ऐसी प्रोडक्ट जो कि डायरेक्टली बॉडी को कांटेक्ट करती है, बॉडी को हार्म कर सकती है, बेबी प्रोडक्ट्स हो गई, जो आपकी इनटेक वाली प्रोडक्ट्स होती है ना, ये इस टाइप की प्रोडक्ट्स के ऊपर मोस्टली आता है, हर प्रोडक्ट में नहीं है। अच्छा, लेकिन जब आप बाय की थी तो उसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी है और जो आपको वो तो इस तरह की चीजें सारी पूछ रहे थे, ये तो उन्होंने वो नहीं तो की। इसलिए पूछ रहे थे ना क्योंकि वो एज अ बैकअप था ना, कि अगर नहीं दे पाए तो ये, लेकिन ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है उसके ऊपर कि ये तो आप जो क्वेश्चन पूछे वो तो उसके ऊपर है ना कि कब एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल तो उस तो वक्त है क्या जब करें आपकी अभी प्रोडक्ट इस टाइप हम? की हो। तो हम खुद ही यानी या बाय कर लें और जो है नहीं या? नहीं, इंतजार करें, खुद क्यों करनी है आपने, जब क्लेम आएगा जब दिखेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि अगर अम, एक किसी ब्रांड से जो है हम प्रोडक्ट बाय करते हैं और वो यानी कि हमारी तरह से अगर कोई अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल कर रहा है और हमें पता है कि हमने जिससे यानी अगर और उसको यानी ब्रांड से डायरेक्ट लेने के बजाय अगर हम आगे किसी से ले लेते हैं जो कि हमारी तरह का रिटेलर है, यानी उसने भी रीसेल सर्टिफिकेट लिया हुआ है और बहुत ज्यादा हमने यानी कि मिल के अगर एक ही ब्रांड जो है हमने समझ लें कि दो दोस्तों ने अगर मिल के उठा लिया है और एक का नहीं यूज बिक कर नहीं रहा, सकते अब इनवॉइस। उससे नहीं नहीं, इनवॉइस आप जहां पे भी सेल कर रहे हैं आपके पास इनवॉइस उसी नाम पे होनी चाहिए जिस नाम पे आपका अमेजोन का अकाउंट है, बस, ताकि जब भी तो वो अमेजोन इनवॉइस मार्केट में तो कोई उसने हमें प्रॉब्लम। दोस्त ने, तो वो तो फिर वो तो उस दोस्त ने देनी है ना जिसने नहीं नहीं, वो ज्यादा दोस्त की क्वांटिटी इनवॉइस उठानी नहीं हो। चलेगी क्योंकि दोस्त जो है वो ऑथराइज सप्लायर नहीं है उसका, दोस्त तो खुद लेकिन उसको रिटेलर लेटर है। ऑफ हाँ, लेकिन उसको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन तो मिला हुआ ब्रांड से लेटर क्या? ऑफ ऑथराइजेशन मिला है रीसेल करने का, रीडिस्ट्रीब्यूट करने रीसेल? का नहीं मिला। अच्छा, यानी वो एक एक पीस दो दो इस तरह से वो सेल करने का लाइसेंस यानी ऑथराइजेशन मिलता है, रिटेल नहीं नहीं, करने का लाइसेंस मिलता है? एक रिटेल का होता है, एक रीडिस्ट्रीब्यूटर का, रीडिस्ट्रीब्यूट करने का होता है ना। वो डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी है होगा आपका दोस्त, आपका दोस्त तो रिटेलर है, आप हाँ रिटेलर जी, से खरीद के उसकी इनवॉइस नहीं दे ओके, सकते बस। बिल्कुल ठीक है, सही हो गया, तो ठीक है। ठीक है, जी ठीक है, ओके, बहुत चलो। शुक्रिया जी। अच्छा, एक एक लास्ट और क्वेश्चन है हाँ, कि ये जो सिक्योरिटी बॉन्ड पे करते हैं टैक्सेस में, ऐसी कोई चीज ये नहीं होती किस टेक्सास में।
टेक्सास के अंदर वो हमें उनकी तरफ से लेटर आया कि आप ये वो सिक्योरिटी बॉन्ड इसलिए आपको लेटर आया क्योंकि जिसने आपकी एलएलसी बनाई है उसने और रजिस्टर करवाया ना, उसने गलत कोड सिलेक्ट किया हुआ ऑफिशियली वो ऑन टेक्सास के अंदर। वो ए, बताएं। वो ठीक कह रहे हैं आप। वो मांग रहा था, अपना एसएसएन मांग रहा था, तो वो ऑनलाइन करने की ट्राई कर रहे थे ना, इस तरह करना था ना। ऑनलाइन हुआ ही नहीं, वो एसएसएन मांगी नहीं जा नहीं रहा था। ऐसा नहीं इसको वहां पे नहीं मांगता है। जब आप आई थिंक सेल्स टैक्स वगैरह के लिए रजिस्टर कर रहे होते हैं ना परमिट के लिए, तो उस वक्त वो कंपनी का एक खास कोड सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, लोग जो ऐसे लोग जो ये सर्विसेज उन्होंने किसी और से देख देख के सीख के प्रोवाइड वो काम करना शुरू हो गए, उन्हें ये बात नहीं पता। लेकिन जो लॉयर्स हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, उन्हें पता है एक्यूरेट वो कोड कौन सा जो सिलेक्ट करना होता है। अगर आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अमेजोन वो अपना टेक्सास की स्टेट उसके अगेंस्ट 500 का बॉन्ड नहीं मांगती जी। तो अब उसका क्या करें? वो बॉन्ड तो जो है वो किसी अकाउंटेंट आती है। वगैरह से राब्ता करके ना जरा कोशिश करें उसको सही करवा दें। लेकिन एक चीज हम ये सोच रहे हैं, इसका क्या हमें बेनिफिट इस तरह से है, क्योंकि ये सुना ही है कि जो वहाँ ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर है ना, उनको तो वो देना पड़ता है। तो इसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह हमें मिलेगा? हम अगर ब्रांड को अगर ये ये दिखा तो दें, वो शायद नहीं ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको अकाउंटेंट देगा, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, चलें ठीक है। ये भी चलें ठीक है, ओके जज़ाक। चलो नो प्रॉब्लम। जी मुजम्मिल आप क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है, बताइए। मैंने वो पहले आपको बताया था ना कि मेरा यूएसए का सिर्फ है, यूके का एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो यूके के लिए मुझे कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए होगी, जैसे यूएसए के लिए रीसेल सर्टिफिकेट, ये कौन कौन से सर्टिफिकेशन अप्रूवल के लिए ज़रूरत होंगे? किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। वैट नंबर कुछ सप्लायर्स हैं जो मांगते हैं, लेकिन वहाँ पर वैट की लिमिट छूट दी हुई है आम सेलर्स को। तो 85,000 पाउंड की लिमिट होती है रेवेन्यू, अगर आपको पूरा साल का क्रॉस नहीं करता तो अगर वैट आपके पास नहीं भी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप खाली छोड़ के काम कर सकते हैं। सही होगा। और दूसरा ये कि वैट के जो इश्यूज मतलब जो हैं रिलेटेड वीडियोस, ये वीबीसी में अपलोडेड हैं ऑलरेडी? मुझे ये मतलब वैट क्वेश्चन के नहीं हवाले पता से है, पहली इतनी बात। देखो वैट के हवाले से इतनी डिस्कशन शायद नहीं हुई होगी। कुछ चीजें आपको वीबीसी में मिल जाएंगी, कुछ रजी भाई की पोस्ट से भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा, जो जहां पर तुम रहते हो वहां पर आसपास जहां करीबी इंक्यूबेटर है वहां चले आओ, वहां पे किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। और लास्टली वैट रिलेटेड डिस्कशन खासतौर पर इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर का काम नहीं होता। जैसे अगर तुम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है ये अकाउंटेंट का काम होता है। अकाउंटेंट से ही इसके बारे में मशवरा किया जाता है। तो बेहतर है कि किसी अकाउंटेंट के पास जाओ जो यूके बेस्ड हो या इधर यूके की लॉज को समझता हो, उससे राब्ता करो, वो तुम्हें इसको बस ज्यादा बेहतर गाइड करेगा। बेसिकली मेरे क्वेश्चन इस सेंस में नहीं था, मतलब ये जो कैलकुलेशंस करते वक्त मतलब हमें वैट को ज़हन में रखना होता है। मैंने ये कुछ पोस्ट्स पढ़ी है ना, तो मैं उस हवाले से मतलब बात करना चाह रहा था। मैं भी मतलब उस सब कैलकुलेशन का जब मैं देखो मैं उस सब का की समरी बता रहा हूँ तुम्हें कि सही वैट सही चाहे तुम कैलकुलेशन करते हुए यूज करो, चाहे वैट फाइल करते हुए करो, कुछ भी करो, जब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि वैट खरीदते हुए किस हिसाब से अप्लाई हो रहा है तो फाइल करना तो दूर की बात हो जाएगी ना। तो पहले क्या होगा कि सही किसी कहते हैं। अकाउंटेंट से अंडरस्टैंड करो कि ये वैट क्या एप्लीकेबल किस तरीके से होता है। जब चक्कर पूरा समझ जाओगे ना तो कैलकुलेशन करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। जी सही है। और सेकंड मेरे क्वेश्चन ये है कि एक दूसरा क्लाइंट है, वो भी यूके का ही है ना, तो वो मुझे मतलब मिला है, तो उसने अपना सारा एक बताया सिनेरियो कि हम उसकी ना एक्सेस है कुछ वेयर हाउसेस की ना, मतलब जो फॉरेन कंट्री से माल आता है ना, चाइना से और दूसरी कंट्री से, उनके लोकल वेयर हाउसेस में ना, तो वो वहाँ से प्रोडक्ट उठाते हैं और ईबे पे देखते हैं और लिस्ट कर देते हैं। उन्हें मतलब ना कुछ भी नहीं पता टूल्स का, ये कीपा क्या होता है, ये क्या होता है। तो वो अमेजोन पे भी उनके मतलब उस मतलब कस्टमर क्लाइंट के ना दोस्त सेल कर रहे होते हैं, वो मतलब विदाउट कीपा और ये चीज़ें सारा एनालिसिस किए बगैर ना, वो मतलब जो मुझे बता रहा था, हम प्रोडक्ट्स वहाँ से वेयर हाउस से लेते हैं, मतलब उनकी रियल मतलब होती हैं सारी इनवॉइसेस वगैरह, वो हम लेते हैं और डायरेक्ट अमेजोन पे जाके मी टू कर देते हैं। तो और उन उन लिस्टिंग पे हमारे मतलब 1000 रिव्यूज हैं और सारा कुछ है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, वो कहता कि ये बिजनेस अब आप हैंडल करो, तो इससे कुछ मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, तो ऐसा कुछ होता है वैसे?
हाँ बिल्कुल होता है। अगर प्रोडक्ट बिक रही है, पहले से उसका प्रोडक्ट लिस्टेड है या इन्होंने खुद भी लिस्ट की हुई है, सप्लाई उनके पास अवेलेबल है, बस तुम्हारा काम प्राइवेट लेवल की तरह होगा फिर सॉर्ट ऑफ कि वो सप्लाई रीस्टॉक करते रहो, अपना उसको क्या कहते हैं रिप्लेनिश करते रहो, बार बार इन्वेंट्री को देखते रहो, अगर जरूरत पड़ती है पीपीसी रन कर दो, रैक कर दो प्रोडक्ट को, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर दो, ये सब चीजें करना होगा। ऑफिशियल अगर प्रोडक्ट हैं, किसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं, तो ब्रांड की उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के लिस्टिंग के अंदर सारी सही सही इंफॉर्मेशन डाल के देख दो ताकि सेल्स और बढ़ जाए। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि जब इन्होंने लिस्टिंग बनाई हो उस वक्त इतनी कंप्लीट डिटेल ना डाली हो लिस्टिंग के अंदर, उसकी वजह से भी सेल्स कम होती हैं। अमेजोन ने आप काफी सारी नई चीजें ऐड कर दी हैं लिस्टिंग क्रिएट करते हुए, वो सब भी इंक्लूड करके देखो। इन्वेंटरी के पैनल में जाके लोगों के ऊपर सरप्राइज लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा होता है या लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर लिख आ रहा होता है कि किस वजह से वो बता रहा होता है खुद अमेजोन आपको कि किस वजह से जो है ना इसकी सेल्स डाउन है, इसकी लिस्टिंग की आप सेल्स इन इन तरीकों से बढ़ा सकते हो। उन सब चीजों को कवर कर दो, तुम्हारी सेल्स भी बढ़ जाएंगी, पीपीसी भी ऑन कर दो, हैंडल ऐसे ही होगा ये। अच्छा सही होगा। और अगर उसने एक और भी कहा है कि मैं आप ऐसा करो कि प्रोडक्ट्स ढूंढो पहले मतलब अमेजोन पे ना, तो जो प्रॉफिटेबल हो ना उनकी मतलब मुझे लिस्ट दे दो, और मतलब जो लगे कि इनके साथ मीट किए जा सकते हैं उनमें मतलब स्पेस है, तो मैं उनको उन प्रोडक्ट को ना मतलब उन लोकल वेयर हाउसेस से मतलब ना तलाश कर लूँ, और देन उनको उसका अपना भी एक वेयर हाउस है वहाँ जहाँ वो रखते हैं ना चीज़ें, तो मैं उधर रख लूँगा। और यहाँ से मैं FBA की अगर मुझे करना पड़ गया, FBM करना पड़ गया ना, तो मैं वो भी साथ मतलब कर सकता हूँ अगर आप होलसेल पे आना मतलब इस तरह को सीन बनाना चाहो। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मुझे अब मतलब किस साइड जाना क्या मतलब करना क्या चाहिए बेसिकली इस मॉडल में जो उसका है सीन अब। देखो अब इसके अंदर ज्यादातर बल्कि नहीं, इसके ऊपर तो हाँ लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। नहीं लिस्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी ना क्रिएट, ऑलरेडी जो चल रहा है तुम उसी के ऊपर काम करोगे तो ठीक है कर लो, कुछ नहीं होता इसके अंदर, कोई एडवांस कोई चीज नहीं है, सेम वही तरीका है। पर फर्क इतना हो गया ट्रेडिशनल होलसेल से लेके के सप्लायर तुम्हें नहीं ढूंढना पड़ा, वैसे ही रिवर्स सोर्सिंग करके प्रोडक्ट्स को निकाल लो, और सप्लायर ढूंढने के बजाय तुम्हारा सप्लायर तुम्हारा क्लाइंट है, उसको बता दो भाई कि मैं ये प्रोडक्ट्स मैंने फाइनलाइज किए, इसमें से जो मिल जाए मुझे बता दो, हम उसको सेल करना शुरू कर देंगे, बाकी प्रोसीजर तो सेम वैसी है। सही होगा। और ये साथ एक और ये लास्ट क्वेश्चन के उसने मुझे बताया, उसने कहा कि मैं इक्विटी बेसिस पे आ सकता हूँ, और वो सैलरी का अभी तक तो मतलब वो कह रहे हैं कि सैलरी ना मतलब ये ना करो, क्योंकि मेरा बिजनेस जब मतलब पीक पे जाए तो मैं कहूँ कि आप भी इक्विटी मतलब आपकी भी मतलब बढ़ती रहे ना आमदनी, ऐसे कह रहा था। तो इक्विटी और ये इसका सैलरी का थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर दें अगर। मतलब वो आपको कह रहा है मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा? हाँ जी, मतलब फर्स्ट मंथ नहीं दूंगा, जब सेल्स आएंगी ना आपकी लाइव प्रोडक्ट पे तो देन इक्विटी बेसिस पे चलेंगे। देखो ये तो तुम पे डिपेंडेंट है कि अगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम 1 महीना काम करने के बाद जो है वो इस बात पर खुश हो कि जब सेल्स आएंगी उसके ऊपर तुम्हें सेल्स बनना शुरू हो, ठीक है अगर ऐसा है तो ठीक है। लेकिन अगर भाई तुम्हारे किचन मनी का इशू है, इस टाइप का कोई मसला है, तो पेट तो मेरा अभी नहीं भरा हो ना, तो फिर मुझे सैलरी तो अभी चाहिए, बाद में थोड़ी चाहिए। तो ये अब तुम पे डिपेंडेंट है, तुम अगर सर्वाइव कर सकते हो तो इक्विटी को चले आओ, अगर नहीं सर्वाइव कर सकते तो पहले सैलरी की बात करनी पड़ेगी। सही है। और मतलब ज्यादा बेटर मतलब है कि इक्विटी अगर जो मेरा है ना किचन का इशू है ना, तो मैं अगर मतलब महीना तो तो फिर काम कर भी लूँ इक्विटी पे जाओ, इक्विटी पे जाओ बस। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है अच्छा जी चलो, और चलो चलो ठीक है ओके। अच्छा जी ठीक है जी, एंड करते हैं इसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।